विगत वीडियोस में हमने बात की थी एफआईआर रजिस्ट्रेशन की। अब आप शुरू करते हैं हम लोग कि जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो जैसा मैंने पहले बताया था कि अपराध जो जिसकी एफआईआर होती है वो दो तरह के होते हैं ऑफेंस, या तो वो कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। कॉग्निजेबल मोटा मोटा समझ लीजिए कि वो डेफिनेशंस अलग बात है कि इन विच पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। गंभीर अपराध जो है वो कॉग्निजेबल हो जाता है और जो कुछ कम गंभीर है वो नॉन कॉग्निजेबल होता है। उसके बाद अगला नंबर आता है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कॉग्निजेबल की एसएचओ तत्काल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, नॉन कॉग्निजेबल की मजिस्ट्रेट के आदेश से शुरू होती है। अगला जो इसमें स्टेप है महत्वपूर्ण वो होता है सीन ऑफ क्राइम पर विजिट करना। जब सूचना आई थाने में कि अमुक जगह पर अपराध हो गया है, तो सामान्यतः जो प्रैक्टिस है कानून की किताब में सीआरपीसी में जो लिखा है उससे प्रैक्टिस थोड़ा सा अलग है। तो प्रैक्टिस ये है कि जैसे ही सूचना आती है तत्काल पुलिस मौके के लिए रवाना हो जाती है। कभी कभी ऐसी सनसनीखेज अपराधों की सूचनाएं भी आती हैं जिसमें कि एफआईआर लिखने से ज्यादा आवश्यक मौके पर पहुंचना होता है, और जो सबसे निकट की पुलिस होती है उसको तत्काल मौके पर जाने के लिए निर्देशित किया जाता है। तो हम दोनों बातों को डवटेल करके उनका समन्वय बनाते हुए जैसी सूचना आई पुलिस रवाना हो गई। और दूसरी स्थिति है कि एफआईआर लिखी गई, एफआईआर लिखने के बाद उसका आवंटन हुआ विवेचना का, आईओ का नाम उसमें डाला गया और उस आईओ को निर्देशित किया गया कि आप मौके पे जाइए। फिर आईओ एक जीडी में अपनी रपट में रवानगी करता है, अपने एक टीम में 7 कांस्टेबल्स को लेते हैं कुछ, और जैसी भी आवश्यकता है शस्त्र लेना नहीं लेना है, जो और भी कुछ एड्स लेनी है थाने से, गाड़ी लेनी है, जो भी है वो सबकी रवानगी करके सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचते हैं। चलिए, पुलिस सीन ऑफ क्राइम पे पहुंच गई है। आज की चर्चा का विषय यह है कि सीन ऑफ क्राइम पर पुलिस को क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम सीन ऑफ क्राइम पर जो सारी गतिविधियां हैं और क्या क्या उसकी प्रक्रिया है, क्या क्या उसके फॉर्मेट्स हैं, उनको तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा विषय है। आज हम उसकी रूपरेखा बताएंगे। तो सबसे पहला काम जो होता है सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचने पे, वो होता है कि आईओ को या पुलिस को सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये चाहे किसी बीट कांस्टेबल को सूचना मिले, थाने पे सूचना देने के साथ साथ उसको तुरंत सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट कर देना चाहिए, या कोई सब इंस्पेक्टर है या थाने के पास सूचना आई है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम है वो है कि वो सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट कर दे। प्रोटेक्ट का मतलब है कि वो ब्रीच ना कर सके, कोई वहां पे जो आना जाना ना हो सके। खासकर ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं जो सड़क पे हुआ है, शरीर संबंधी अपराध है या प्रॉपर्टी संबंधी अपराध है, जैसे किसी की हत्या हुई है या किसी को घायल किया गया है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है। तो ऐसे मामलों में सीन ऑफ क्राइम पर बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध रहता है। तो यदि लगातार लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे तो वो साक्ष्य समाप्त हो जाएगा, वो प्रदूषित साक्ष्य हो जाएगा। इसलिए उस साक्ष्य की शुद्धता और एडमिसिबिलिटी बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट किया जाए। यह कार्य पब्लिक भी कर सकती है। अगर कोई ऐसी जगह पर अपराध हुआ है जहां पर के पुलिस तत्काल पहुंचने में अक्षम है, किसी वजह से दूरी या कोई और कारण है, तो जो जनता के एक आम आदमी है वो भी कुछ नहीं है। तो जैसे कि सड़क पे कहीं कोई अपराध हो गया, किसी को एक्सीडेंट हुआ, चोट लग गई, उसको अस्पताल पहुंचाया, बाइक पड़ी हुई है, या किसी के साथ घटना हुई या कोई डेड बॉडी की मिलने की सूचना है, तो उसको कुछ नहीं है तो आसपास से 4-5-6 ईंटें या उनका ईंटों के टुकड़े लाके उसी से एक गोला घेरा टाइप बना दिया वो, और वहां पे ऐसा कर दे ताकि कोई लोग जा ना सकें या वाहन ना जा पाए, तो सीन ऑफ क्राइम प्रोटेक्ट हो जाता है। अब तो चूंकि साइंटिफिक मेथड्स यूज हो रहे हैं तो अब तो सब थानों पे और गाड़ियों में और 112 की गाड़ियों में टेप रख दी गई हैं, जिनको जाते हैं सीन ऑफ क्राइम पर टेप लगा दी जाती है। तो सबसे पहला काम हो गया प्रोटेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम। उसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है, यदि कोई घायल है और अब तक उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो उसको अस्पताल पहुंचाया जाए, और यदि कोई मृत हो चुका है या कोई अन्य प्रकार का अपराध है तो उसमें उसका पूरा मुआयना करना, आसपास पूरा देखना कि कहीं पे क्या कोई साक्ष्य है, कोई ऐसी चीज है जिससे अपराध कारित किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए अगर गोली मार के हत्या की गई है तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई खोखे, कारतूस या तमंचा आसपास की झाड़ी में या कहीं अगल बगल में पड़ा हो, या कोई चाकू या कोई स्टिक, सरिया, बहुत सारी चीज, कोई भी, इसको हम बोलते हैं
पुलिस की भाषा बोल देते आला कत्ल। ऐसा कोई वहाँ पर इक्विपमेंट तो नहीं है, उसको हमें कब्जे में लेना है। अब उसको जब कब्जे में लेंगे तो उसकी एक मीमो बनेगी, सीजर मीमो, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। अभी मैं मोटी मोटी बातें बताऊंगा। फिर हम एक वहाँ पे तैयार करेंगे नक्शा नजरी। उस नक्शा नजरी में पूरा का पूरा उसका थाने से दूरी, दिशा, किस दिशा में पैर हैं, किस दिशा में सिर है, कहाँ वो अपराध का जो घटनास्थल है वो कहाँ है, उसके आसपास के जो डायरेक्शंस हैं, उसकी लोकेशंस, उसके माइलस्टोन्स, जैसे कोई पेड़ है या नहर है या कोई हैंडपंप है, कुआं है, मंदिर है, उसका जिक्र करना, उसका प्रॉपर नक्शे के बारे में पूरा उसका और डिटेल, जितना भी मैक्सिमम डिटेल हो सकता है वो हम बनाते हैं, नक्शा नजरी बनाते हैं। अगर ये कोई शरीर संबंधी अपराध है, किसी की हत्या हुई है या कोई डेड बॉडी है, तो उसमें फिर पंचायतनामा भरा जाता है, उसमें पूरा का पूरा डिटेल लिखा जाता है, बॉडी को दोनों तरफ से अलट पलट कर देखा जाता है कि कहीं चोट के निशान है कि नहीं है। 2 तरह का उसमें एक स्केच होता है साथ में, तो स्केच में दोनों तरह के स्केच में उसमें निशान लगाए जाते हैं कि बॉडी के किस पार्ट पर देखने से गोली के या स्टैबिंग के या किसी और चीज़ के निशान दिख रहे हैं, तो उन निशानों को चिन्हित कर दिया जाता है। बॉडी को सीधे कमर के बल और फिर पेट के बल लिटा के 2 अलग अलग स्केच तैयार कर लिए जाते हैं। ये सारे कागज जब आईओ चलता है थाने से सूचना पर मिलने पर, तो उस समय वो साथ लेके आता है। चूंकि जिस तरह की सूचना होती है, अगर डेड बॉडी की सूचना है तो उसे पता है कि पंचनामा भरा जाएगा वहां पे। अगर ये किसी विवाहिता जो कि 7 वर्ष की शादी के अंतर्गत किसी ने कोई उसकी हत्या हुई है या उसने आत्महत्या कर ली है, तो फिर ये पंचनामे वाली जो कार्रवाई है ये एक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसमें अगर लटक के आत्महत्या की है रस्सी से, तो रस्सी के लिगेचर मार्क्स देखे जाते हैं। अगर कोई और उसकी बॉडी नीली पड़ गई है तो उसका जिक्र किया जाता है। ये बहुत सारे डिटेल हैं। जब मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा पंचनामा पे, एक वीडियो बनाऊंगा सीजर मीमो पे, तो तब आपको मैं डिटेल बताऊंगा। ये पहली जो वीडियो है ये एक तरह का इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये बताने के लिए कि हमें सीन ऑफ क्राइम हमारे कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसमें क्या क्या कार्रवाई की जाती है। तो एक तो मैंने बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम, फिर सीजर ऑफ एविडेंस, जो भी वहां पर कुछ है उसको सीज करना, फिर पंचायतनामा हो गया। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आपको सीन ऑफ क्राइम से सस्पेक्ट मिल जाए या कोई एक्यूज मिल जाए, तो उसको कस्टडी में लेना, या अरेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है तो अरेस्ट करना। उसके बाद फिर अरेस्ट मीमो बनेगी, उस पर सिग्नेचर्स होंगे, सीजर मीमो पर सिग्नेचर्स होंगे इंडिपेंडेंट विटनेसेस के, ये सारी कार्रवाई पूरी करना। अगर कोई सीन ऑफ क्राइम ऐसा है जहाँ से कि कोई कॉन्ट्राबैंड बरामद हुआ है, कोई ड्रग्स हैं, कोई इस तरह की अलग चीज़ें हैं, शराब है, आपने शराब की फैक्ट्री पे कहीं छापा मारा, अवैध शराब की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जिसको जहरीली शराब बोलते हैं, तो उसमें सीजर बहुत बड़ा होता है, तो उसकी अलग एक तरह की प्रक्रियाएं हैं। फिर अभी एक जो नए कानून में प्राविधान किया गया है बीएनएस में और बीएनएसएस में, वो कर दिया गया है कि 7 साल से अधिक सजा वाले जितने ऐसे मामले जो 7 साल से अधिक की सजा से दंडनीय हैं, उनमें एफएसएल का बुलाया जाना सीन ऑफ क्राइम पे आवश्यक कर दिया गया है और एसएचओ की जिम्मेदारी बना दी गई है। हालांकि इसके लिए राज्यों को, राज्य सरकारों को व्यवस्था करने के लिए 5 वर्ष का समय दिया गया है। चूंकि अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, धीरे धीरे तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात मैं बता दूं तो 75 जिलों को एक एक मोबाइल फोरेंसिक वैन लैब के रूप में दे दी गई है। लेकिन निश्चित रूप से 1600 करीब उत्तर प्रदेश में थाने हैं, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतना बड़ा जब जहाँ एरिया है, तो वहाँ आने वाले समय में और ज़्यादा फोरेंसिक वैन खरीदे जाने की प्रक्रिया बनी रहेगी और निश्चित रूप से ये सब फोरेंसिक जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब उपलब्ध कराए जाएंगे थानों को। तो जो फोरेंसिक जांच होती है उसको सुनिश्चित कराना और उसके फिर जो भी डॉकेट्स वगैरह बनते हैं, उसकी पैकिंग वगैरह होती है, वो सारा ठीक से करना। अगर फिजिकल एविडेंस है तो हमने सीजर की बात बताई अभी। ये भी हो सकता है कि मौके से आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करना पड़े, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की अलग से पैकिंग की प्रक्रिया है। वो अलग से पैकिंग होगी, कलेक्शन होगा पहले, फिर पैकिंग होगी, फिर उसकी फॉरवर्डिंग होगी, उसकी हैश वैल्यू दी जाएगी। कोई फिल्म उसका वीडियोग्राफी करनी है, उस वीडियो को आपको उसको एक हैश वैल्यू देनी है, उसको फॉरवर्ड करना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जुडिशल मजिस्ट्रेट को। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हम समय समय पर अलग अलग, जब ये तो सीआरपीसी की और क्रिमिनल लॉ की बहुत लंबी यात्रा है, अभी तो हमने जस्ट शुरू की है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक एक चीज़ पे आपको स्पष्ट अलग अलग तरीके से, कि अगर फॉरेंसिक लैब के साइंटिस्ट वहाँ गए हैं या फॉरेंसिक वैन गई है,
तो उससे क्या अपेक्षा है, उसको क्या कार्रवाई करनी है और वो कार्रवाई कैसे करनी है, इसके बारे में बताएंगे। तो ये मोटा मोटा ये था कि क्या क्या कार्रवाइयाँ इस तरह सीन ऑफ क्राइम पे की जाती है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अगर कोई घायल है तो उसका थाने लाना, अगर ऐसा लगता है कि थाने नहीं जा पाएगा, ज़्यादा गंभीर अवस्था में है या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो सीधे अस्पताल पहुंचाना, चिट्ठी मजरूबी बनवाना, ये सारे काम भी करने पड़ते हैं। वो भी सब सीन ऑफ क्राइम से शुरू होते हैं। तो सीन ऑफ क्राइम इतना महत्वपूर्ण होता है, उसमें जो अच्छे आईओ होते हैं वो बहुत ही बारीक दृष्टि से वहां पर एविडेंस को सर्च करते हैं, और कभी कभी सीन ऑफ क्राइम से सारा कुछ समेट लेने के बाद भी वहां बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य बच जाते हैं। इसलिए जो बहुत ही बुद्धिमान आईओज होते हैं, बहुत पुराने अनुभवी आईओज होते हैं, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो वो फिर वापस सीन ऑफ क्राइम पे जाते हैं और वहां से पूरी प्रोसिक्यूशन स्टोरी बिल्डअप करना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बड़े महत्वपूर्ण मामलों में जो अज्ञात पहले होते हैं फिर वर्कआउट होते हैं, तो सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट कराती है पुलिस, क्योंकि उससे हमें बड़े इंपॉर्टेंट क्लूज मिलते हैं। कभी कभी किसी विशिष्ट एजेंसी को, स्पेशलाइज एजेंसी को, जैसे सीबीआई है या एनआईए है, इनको जो वेज दे दी जाती है, तो ये सबसे पहला काम करते हैं, सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट कराते हैं। तो सीन ऑफ क्राइम का पूरा क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन में और इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम में सीन ऑफ क्राइम के इंस्पेक्शन का, सीन ऑफ क्राइम के ऑब्जर्वेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें रोल है। और वहाँ पर जितने मीमो बनाए जाते हैं, जितने अरेस्ट मीमो, सीजर मीमो और पंचायतनामा या और बाकी जितने भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, वो नक्शा नज़री, ये सारे के सारे बहुत ही फुल प्रूफ एविडेंस होते हैं, अकाट्य साक्ष्य होते हैं, जो आगे चल के ट्रायल में पूरे केस को बिल्ड करने में उसकी बेडरॉक का काम करते हैं। इनको हमें बहुत ही समझदारी से कलेक्ट करना चाहिए। और इसमें ये देखना भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोर्ट टेक्निकल एविडेंस की अगर हम बात करें, तो टेक्निकल एविडेंस में अगर कोई कहीं छेद होता है, कोई लूप होल होता है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में, तो उसका बेनिफिट भी कभी कभी डिफेंस को या अक्यूज को मिल जाता है। तो हमें ऐसी कोई चीज़ ना छोड़ें जिसका कि किसी अपराधी को फ़ायदा हो आगे चल के। ये बड़ा पुलिस स्पेसिफिक मेरा वार्तालाप है, विशेषकर जो थाना लेवल की पुलिस है, जो बीट के कर्मचारी हैं, जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं। जनता के लिए भी इसमें निश्चित रूप से शिक्षा है और वो मदद कर सकते हैं पुलिस की प्रोटेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम में, या इंडिपेंडेंट विटनेसेस बन के, और फिर साक्षी अगर उन्होंने होते हुए देखा है तो साक्षी बन के। तो इस प्रकार से मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।